ये कहानी है रूप और रंग से बेहद ही सुंदर मीरा की। कुछ ही महीनों पहले मीरा की शादी अनुराग से हुई होती है। उसके ससुराल में सास वसुंधरा और ससुर परिमल रहते हैं और मीरा टीवी और सोशल मीडिया के लिए एड शूट किया करती है। अरे ओ मीरा रानी, कहाँ चली तू? और घर के सारे काम कौन करेगा? दरअसल माँ जी, मैंने आधे से ज्यादा काम कर दिए हैं। बाकी थोड़े बहुत जो काम बचे हुए हैं वो मैं शाम में आकर कर लूंगी। 12 बजे का कॉल टाइम है, इसीलिए मुझे अभी निकलना होगा, वरना अगर ट्रेन छूट जाएगी तो मैं शूट पर समय से पहुंच ही नहीं पाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम कर, बस 5 मिनट के लिए रुक जा और मेरे सर की मालिश करती जा। दर्द के मारे फटा जा रहा है कब से। लेकिन माँ जी, अरे अब 5 मिनट से क्या होने वाला है तेरा? अब ज्यादा नौटंकी मत कर और जल्दी से मालिश कर दे मेरी। फिर मीरा को वसुंधरा की मालिश करने के लिए रुकना ही पड़ता है, जिस कारण उसे स्टेशन तक पहुंचने में देरी हो जाती है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? 11:15 की लोकल तो छूट गई और अब मुझे कैब से ही जाना होगा। माना कि कैब का भाड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैं शूट पर देर से नहीं पहुंच सकती। बहुत ही बड़े ब्रांड की एड का शूट है आज। फिर मीरा कैब में सवार होकर शूटिंग सेट पर पहुंच जाती है और शाम में आकर वो घर के सारे काम करने लग जाती है, जिसके बाद उसे रात में जाकर आराम करने का मौका मिलता है। मेरी खूबसूरत बीवी साहिबा, क्या हाल है? कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मेरा दिन तो बहुत ही हेक्टिक था अनुराग, लेकिन जैसे तैसे मैंने सारे काम कर लिए और अब जाकर टेंशन फ्री हो गई हूँ। बेचारी मेरी मेहनती बीवी। वैसे तुम्हारा दिन कैसा था? आज से तुम्हारा ऑफिस में प्रेजेंटेशन था ना, जिसकी तैयारी तुम पिछले 4 दिनों से कर रहे थे। कैसा रहा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? पूछो ही मत यार, प्रेजेंटेशन करते समय अचानक से मैं बीच की स्लाइड की इंफॉर्मेशन ही भूल गया। क्लाइंट की नजरों में मेरा एकदम खराब इंप्रेशन हो गया, इसलिए मेरे बॉस ने मुझे जमकर सुनाया आज। हे भगवान, कोई बात नहीं, अगली बार और ज्यादा मेहनत करना और इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन देना। हाँ यार, चलो अब मैं सो जाता हूँ। कल सुबह आधे घंटे जल्दी बुलाया है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है शायद। अच्छा ठीक है, तो मैं भी अलार्म जल्दी का ही सेट कर देती हूँ। हाँ, वो पहले कर दो तुम। अब मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ की तरह थोड़ी ना है। तुम एड शूट के लिए 2-3 दिन ही जाती हो और उसमें ही ढेर सारा पैसा कमा लेती हो। वही मैं बेचारा कारपोरेट मजदूर, मुझे तो महीने के 30 दिन बाहर जाना पड़ता है। फिर मजदूरी करने के बाद ही महीने के अंत में मुझे सैलरी मिलती है, जो कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा कुछ भी नहीं है अनुराग, सबकी मेहनत अलग अलग तरह की होती है। मेरी फील्ड में भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी सुंदरता को बरकरार रखने से लेकर एक परफेक्ट शॉट देने तक का सफर बहुत कठिन होता है और उस 1 मिनट की एड के पीछे एक बहुत लंबी कहानी भी होती है, जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। फिर वो रोल छोड़कर अपनी रियल लाइफ में बहू का रोल निभाना, घर आकर अपने सारे कामों को सही तरह से निपटाना, ये भी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। हाँ यार, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पर कोई बात नहीं, मुझे अपने ससुराल वालों के लिए काम करना कोई स्ट्रगल नहीं लगता, बल्कि मैं तो बड़े ही प्यार से हर एक काम करती हूँ। जब मैं शूट पर होती हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कब सेट से घर पहुंचूं, खाना बनाऊं, झाड़ू पोछा बर्तन सब निपटा कर कब माँ जी और पापा जी के साथ बातें करूं और रात में इस तरह तुम्हारे साथ अकेले बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। हाउ स्वीट मीरा, तुम तो कमाल की हो। फिर ऐसे ही एक रोज, मीरा बहू, कल तेरा शूट है ना? हाँ माँ जी। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? कल के शूट को कैंसिल करवा दे, तू कल कहीं नहीं जा रही। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? पर मैं ऐसे शूट कैंसिल नहीं करवा सकती, वो सब मेरे हाथ में थोड़ी ना होता है। और माँ जी, मेरे अभी तक के एड शूट के करियर की सबसे बड़ी शूट है कल। एक बहुत बड़े साबुन की ब्रांड की एड शूट है और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है माँ जी।
ले जाने दीजिए ना मुझे। नहीं, कल हमारे घर पर परिमल जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। इसीलिए कल तुझे घर पर मौजूद रहना ही होगा, सारा काम करना होगा, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने होंगे और मुझे तैयारियों में कोई कमी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी किसी भी लापरवाही के कारण परिमल जी की इज्जत पर कोई आँच आए। लेकिन माँ जी, मेरा शूट पर जाना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि पापा जी के दोस्त आने वाले हैं और वो भी बहुत जरूरी हैं, पर ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलने वाला माँ जी। इसलिए प्लीज कल के दिन हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं ना। अरे हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है आंगन में, जो हम जब मन करे तब वहां से पैसे तोड़कर खर्च कर सकते हैं। और बहू, तुम्हारे लिए अपनी ससुराल की जिम्मेदारी से बढ़कर वो एड शूट है क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि इसे वो एड शूट पर जाना छोड़ ही देना चाहिए। माना कि हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, लेकिन हमारे खाने के लाले थोड़ी ना पड़ रहे हैं जो इसे बाहर जाकर काम करना चाहिए। काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पर रहे और अपनी घर गृहस्थी संभाल। सही कह रही है वसुंधरा। अरे एक औरत सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही बनी होती है, और वो तो तुम्हें हमारी मेहरबानी माननी चाहिए कि हमने तुम्हें काम करने के लिए अनुमति दे दी। लेकिन अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें काम करने की अनुमति देकर हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। और नहीं तो क्या। अरे जिस हफ्ते में तेरा शूट होता है उस हफ्ते मुझे कितनी मुश्किल होती है। ना समय से खाना बनता है, ना ही ठीक से कोई काम होता है। ये कैसी बातें कर रही हूँ माँ जी? भला ऐसा कब हुआ है जब मैंने खाना समय से नहीं बनाया हो या फिर घर का कोई जरूरी काम रह गया हो? ज्यादा उल्टा मत बोल। अरे जब जब तेरा शूट होता है तब तब तो एकदम बेस्वाद खाना बनाकर जाती है, जिसे खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। दो बात की एक बात, कल तुम शूट पर नहीं जाओगी और कल मेहमानों की सेवा में ही तुम्हारा पूरा दिन समर्पित करोगी। अब इसके बाद मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मीरा अब काफी चिंता में पड़ जाती है और जब वो ये बात अनुराग को बताती है तभी, आई एम रियली सॉरी मीरा, लेकिन मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। अगर माँ और पापा ने ये कहा है तो प्लीज मत जाओ ना कल। और मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि छोड़ दो ये सब करना। आखिर इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं कमा तो रहा हूं ना, पापा भी कमा रहे हैं। अरे घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी मेहनत क्यों करनी है क्या पता। अरे इसका असर तुम्हारी सेहत पर भी हो सकता है ना। सीरियसली अनुराग, ये सब तुम कह रहे हो? हाँ मीरा, ये सब मैं ही कह रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरी बातें भी तुम्हें माँ और पापा की तरह ही बुरी लग रही होगी, पर यही हकीकत है मीरा। अब कल को हमारा बेबी होगा, तब भी तो तुम्हें अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लेना ही होगा ना। घर, बच्चा, अपनी शादीशुदा जिंदगी और मायका, ये सब तुम कैसे संभाल पाओगी एक साथ? इसीलिए कह रहा हूँ, ये सब अभी छोड़ दो। अरे इस ग्लैमर की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, कोई मेजर ब्रेक नहीं मिलने वाला तुम्हें। और इस सपने में बिल्कुल मत रहो कि तुम्हें कोई मेजर ब्रेक मिलने वाला है और तुम भी एक दिन दीपिका पादुकोण बनोगी। सॉरी अनुराग, लेकिन तुमसे ऐसी घटिया बातों की मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो ये है कि मैं अपना काम हरगिज नहीं छोड़ने वाली, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं अपना काम खुद की खुशी के लिए करती हूँ, ग्रोथ के लिए करती हूँ, और खासकर मेरे मम्मी डैडी के लिए करती हूँ। वो दोनों तो वहां मायके में अकेले रहते हैं, पापा अपाहिज हैं, और वो अब व्हीलचेयर से कब उठ पाएंगे क्या पता। और ऐसे में उन दोनों की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। हाँ तो उनकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ ना, उसमें क्या होता है? अब मैं भी तो उनका दामाद ही हूँ ना। नहीं अनुराग, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उनकी जिम्मेदारी उठाओ। मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए मैं ही उन्हें संभालूंगी, क्योंकि मुझ में उतनी हिम्मत और कला है। पर दूसरी बात जो तुम्हें लग रहा है कि मैं कभी भी दीपिका पादुकोण जैसी नहीं बन पाऊंगी, और ये सच भी है। लेकिन एक और सच है
कि मुझे उसकी तरह बनना भी नहीं है। मेरा सपना एक फिल्म एक्ट्रेस बनना जरूर है, लेकिन किसी की तरह बनना नहीं, बल्कि खुद की एक अनोखी छाप छोड़नी है मुझे। और लाइफ में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप चाहे कुछ भी बन जाओ, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाओ, हमें एक अच्छा इंसान बनकर रहना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप वो नहीं बन पाए तो बाकी की जीत का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है मेरी माँ, समझ गया मैं। अब अपना 5 पन्नों का भाषण बंद करो। आई नो कि तुम एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस हो, लेकिन ये सब प्लीज अपने शूट पर किया करो यार। एंड जोक्स अपार्ट, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कल के दिन अपने काम की जगह ससुराल को महत्व दो। देखो मीरा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें अपना बहुधर्म पहले रखना होगा और शूटिंग को उसके बाद रखना होगा। और अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। गुड नाइट। लेकिन अनुराग, मेरी बात तो सुनो अनुराग। अब मेरा कश्मकश में फंस जाती है। फिर अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर सारा खाना तैयार कर देती हैं और ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। आपको पता है माँ जी, मैं सुबह के 4 बजे से उठी हुई हूँ। सारा खाना तैयार है, पर्दे बदल दिए हैं, तकियों के कवर भी बदल दिए हैं, झाड़ू पोछा सब हो गया है। और हाँ, आपकी वो लखनऊ से आई हुई साड़ी भी प्रेस करके रख दी है मैंने। तो क्या अब मैं शूट पर जाऊँ माँ जी? गुड जॉब मीरा। अरे क्या गुड जॉब? और तुझे क्या लगा तू जल्दी उठकर सारे काम कर लेगी तो मैं तुझे जाने दूंगी? अरे यहाँ मीठे में तूने केवल खीर बनाई है, जलेबी, इमरती या फिर मालपुए तो बना देती ना। देख मीरा, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे दिन भर मेहमानों के सामने रुकना ही पड़ेगा। और अब तो सबसे पहले रसोई में जाकर एक और मीठा पकवान बनाएगी। जा, काम पर लग जा। पर माँ जी, ये तो फिर जबान लड़ाने लगी। अरे तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? जब घर पर कोई मेहमान आता है तब वो लोग तो पूछते ही है ना कि आपकी नई बहू कहाँ पर है। और तब हम उनसे क्या कहें कि नई बहू तो एड शूट पर गई है और उसे अपनी बस करियर की ही पड़ी है। फिर घर गृहस्थी को चाहे आग लगे, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी फिक्र मुझे अपने करियर की है, उतनी ही फिक्र मुझे अपनी घर गृहस्थी की भी है। और इसीलिए तो मैं सुबह 4 बजे उठी थी और मैंने घर का सारा काम कर दिया। अरे वो तेरा फर्ज है, और ये सब करके तूने कोई एहसान नहीं किया हम पर, समझी कि नहीं? अब जा, जाकर जितना कहा है उतना कर। और मीठे पकवान बनाने के बाद तू भी कोई सुंदर साड़ी पहनकर तैयार रहना। मेहमान अब 1-2 घंटे में आते ही होंगे। क्यों परिमल जी? हाँ वसुंधरा, वो लोग 1-2 घंटे में आते ही होंगे। सारी तैयारियां करके रखो और खुद भी तैयार हो जाओ। मीरा को ना चाहकर भी उस दिन घर पर रुकना ही पड़ता है और उसके हाथ से वो एड प्रोजेक्ट चला जाता है। फिर जब वो अपने मायके मम्मी और डैडी से मिलने जाती है, तभी मुझे माफ करना मम्मी, लेकिन मैं इस बार आप दोनों की सालगिरह के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एक बहुत बड़ा एड प्रोजेक्ट मिला था मुझे, लेकिन मैं वहां समय से पहुंच ही नहीं पाई, जिस कारण वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया और उसी से मुझे ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे। अरे पागल है क्या तू मीरा? इसके लिए भी कोई माफी मांगता है क्या? और नहीं तो क्या। देख बेटा, इस उम्र में शादी होने के बाद भी तू हमारे लिए इतना सब कर रही है और वही बहुत है। मुझे तो सच में बहुत बुरा लगता है कि मैं एक पिता होने के बाद भी अपनी विदा की हुई बेटी से पैसे लेता हूँ। ऐसा मत कहिए डैडी, आपके साथ जो हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जीवन भर आपने मुझे रानी की तरह रखा। मैंने जिस किसी चीज पर हाथ रखा वो चीज मुझे आपने दिलाई, और अब जब मुझे किस्मत ने आपकी सेवा के लिए चुना है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। एक बेटा ही अपने माता पिता को संभाल सकता है क्या? बेटी क्यों नहीं संभाल सकती? चलिए, अब ये सब बातें छोड़िए। मैंने आप दोनों के लिए गर्मा गर्म समोसे लाए हैं,
तो पहले वो खा लेते हैं। मीरा अपने मम्मी डैडी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताती हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वो नींद से उठती हैं, तभी फोन पर एक मैसेज देखकर वो खुशी से झूम उठती हैं। तुम्हें पता है अनुराग, मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश आज पूरी हो गई। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसी कौन सी खुशखबरी है मीरा? अब खुशी के मारे झूमती ही रहोगी या फिर कुछ बताओगी भी? आखिर क्या है वो खुशखबरी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बहन जी। पंडित जी ने तो शादी की तारीख निकाल दी, लेकिन कितनी पास की निकाली है। हाँ बहन जी, ये सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। इतने कम दिनों में इतनी सारी तैयारियां करनी है, पता नहीं कैसे होगी। कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी बेटी मेरे घर पर लक्ष्मी बनकर आ जाए। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा परिवार मिला है, जो अभी से उसे इतना अपना मान रहा है। लेकिन एक बेटी की माँ हूं ना, इसीलिए चिंता तो लगी रहती है कि वो आपके यहाँ के तौर तरीकों में ठीक से ढल तो पाएगी ना। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए मैं आपकी चिंता अच्छे से समझ सकती हूँ। अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अचानक से विदा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहन जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि पूजा बस आपकी ही नहीं, बल्कि मेरी भी बेटी है। और हम हमारे घर पर कोई बहू नहीं, बल्कि हम तो हमारी दूसरी बेटी ला रहे हैं। सच में बहन जी, ये कहकर तो आपने मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। भगवान आप जैसी सास हर बहू को दे। चलिए बहन जी, अब बातें तो बहुत हो गई, शादी की भी तैयारी करनी है, इसीलिए अब मैं निकलती हूँ। वैसे अब हमारा ये मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। ठीक है बहन जी। निर्मला अपनी बेटी के लिए बहुत खुश होती है। अरे क्या माँ, आप भी शादी मेरी हो रही है और गाल आपके लाल हो रहे हैं। कमाल है। अरे अपनी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत देखकर किस माँ को खुशी नहीं होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुझे बहुत प्यारा ससुराल मिले। और देख, भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ माँ, वो तो है। लेकिन मेरी शादी के लिए आपने कितने लड़के देखे थे? ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। एक माँ हूं ना, तो जितना मैं तेरे लिए कर सकती हूँ उतना जरूर करूंगी। और देख, अब तेरी शादी हो रही है, इसलिए तू भी अपने ससुराल में थोड़े तरीके से रहना। जानती हूँ कि तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी बेटा, मैं तुझे अभी समझा दे रही हूँ। अरे माँ, अब मैं यहाँ पर जैसे रहती हूँ वैसे ही वहां पर भी रहूंगी ना, तो आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं बेटा, ससुराल तो ससुराल ही होता है। वहां पर मायके जैसी आजादी नहीं होती। और कभी कभार कोई बात हो भी जाए तो तू शांत रहना। हर बात सबको रो रो कर बताना जरूरी नहीं होता। आप मेरी चिंता मत करो माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी शिकायत का कोई मौका ना मिले। ये हुई ना बात। अच्छा चल, अब बहुत तैयारियां करनी है। तेरा लहंगा भी तो फिट करवाना है, और तो और हमें दूल्हे के लिए तोहफे भी तो खरीदने हैं। बाप रे, मेरा तो सर अभी से चकरा रहा है। फिर कुछ ही दिनों बाद पूजा की शादी हो जाती है और अब पूजा खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है। वाह भैया, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। जब भाभी को पहली बार देखा था तब भाभी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन आज देखो, आज तो भाभी बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे आप तो भाभी के सामने एकदम फीके लग रहे हो। हाँ बेटा, चारू ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन चारू बेटा, अभी भैया भाभी थक गए होंगे, तो उन्हें अब तो आराम करने दे। ठीक है माँ, मैं भाभी को उनके कमरे में लेकर जाती हूँ।
पूजा अपने ससुराल में काफी खुश होती है क्योंकि उसके घर में अभी उसी के चर्चे होते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। माँ ने कहा था कि कुछ मीठा ही बनाना है। वैसे तो यहाँ के सब मुझे पसंद करते हैं, तो कोई शिकायत भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हर किसी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए। और पूजा अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करने लगती है कि तभी वहां पर पूजा की सास और ननंद आती है। अरे भाभी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कुछ सादा सा ही खाना बनाओ ना। हम वो खाना भी प्यार से ही खाएंगे। लेकिन आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, इसीलिए मैं सबकी पसंद का ही खाना बना रही हूँ। वैसे कल ही मुझे विकास जी ने सब बताया है कि किसको खाने में क्या क्या पसंद है। अरे बहू, तू तो आज की लड़की है, तो ये विकास जी क्या है? तू पति को उसके नाम से भी बुला सकती है। हमें उससे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। और बहू, तू अभी से इतनी मेहनत क्यों कर रही है? तेरी नई नई शादी हुई है। अब एक काम कर, रसम के लिए बस थोड़ा सा सूजी का हलवा ही बना दे। हम उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन सारा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम घर पर बहू लाए हैं, कोई नौकरानी नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर पूजा सबके लिए हलवा बनाती है। वाह भाभी, आपको तो शेफ बनना चाहिए। कितना अच्छा हलवा बनाया है आपने। सच में भाभी, एकदम स्वादिष्ट बना है ये हलवा। हाँ पूजा, ये हलवा तो बहुत ही मस्त बना है। मुझे पहले से पता था कि मेरी बहू हलवा बहुत अच्छा बनाने वाली है, और इसीलिए मैंने इसका गिफ्ट पहले से तैयार रखा है। ये रही तुम दोनों की हनीमून की टिकट। क्या माँ जी आप भी? अरे भाभी, आप तो ऐसे शर्मा रही हो जिसे माँ ने पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। अब आप दोनों की नई नई शादी हुई है, तो हनीमून पर आप दोनों नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मैं और माँ। हाँ बहू, अरे हनीमून ही तो है, तो इसमें क्या शर्माना। और हम तो बहुत मॉडर्न ख्यालों वाले हैं, इसीलिए हम सब समझते हैं कि आजकल के बच्चों के मन में क्या चल रहा है। तो शर्मा रही होगी, इसलिए अपने मन की बात नहीं बोल पाती होगी। पर हम तो समझदार हैं ना, इसलिए हमने तुम्हारी मन की बात पढ़ ली। थैंक यू सो मच माँ जी। सास के मुंह से ये बातें सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। मैंने तो इतने व्रत भी नहीं रखे थे, जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। हर चीज को लेकर सब कितना सपोर्ट करते हैं। उन्हें तो ये भी पता है कि मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन फिर भी घर के सभी लोग मुझसे दिल खोलकर बात करते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब पूजा बाहर जा रही होती है, तभी, अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है तू? कोई काम है क्या? हाँ माँ जी, वो दरअसल मेरी शादी के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने गई ही नहीं। अब इतने दिन हो गए हैं और मेरे सारे दोस्त मुझसे मिलने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज जाकर उनसे मिलकर आऊं। पर अगर कोई काम हो तो मैं नहीं चाहूंगी माँ जी। अरे नहीं बहू, कोई काम नहीं है। वो बस आस पड़ोस की औरतें तुझसे मिलने आने वाली थी। पर उनका क्या है, वो तो यहीं पर रहती है और कभी आ जाएंगी। पर तू अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर क्यों जा रही है? उन्हें घर पे ही बुला लेना, उसी बहाने हम भी मिल लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे माँ जी? आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं लगता ना माँ जी। अरे इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है बहू? अब तुझे तो पता ही है, चारू के भी कितने दोस्त आते हैं घर पर, और उन्हें मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आज उसी बहाने तेरे दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तू अपने दोस्तों को अपने कमरे में लेकर जा और खाना पीना स्नैक्स वगैरह लेकर वहीं पर मजे कर। वाह माँ जी, आप तो सच में बहुत अच्छी हो। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी करो ना। अरे चारू, तुम भी आ रही हो क्या?
लेकिन आज तो मैं और विकास ही मूवी देखने जा रहे थे। अरे नहीं पूजा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। वो क्या है ना कि मैं मूवी की टिकट कर ही रहा था कि तभी चारू और माँ भी आ गए। तो मैंने ही उनसे कहा कि आज हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। तो ये दोनों भी कहने लगी कि तुम्हारे साथ हमारी भी टिकट कर दो। अरे लेकिन मुझे लगा कि बस हम दोनों ही जा रहे हैं। एक बार के लिए बता देते ना तुम मुझे। अरे भाभी, भैया को तो आपसे ज्यादा हमारी ही कंपनी पसंद आती है। और आपको पता है, भैया तो वैसे भी बहुत बोरिंग है, तो वो आपको भी बोर कर देंगे। और आप दोनों की शादी के बाद हम पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर भी नहीं गए थे, इसीलिए आज उसी बहाने मूवी डेट हो जाएगी। है ना अच्छा आइडिया? हाँ चारू, अच्छा आइडिया है। लेकिन मूवी डेट पर जाने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। अब चलो जल्दी, लेट हो रहा है हमें। ऐसे ही अक्सर अब पूरा परिवार हर जगह साथ ही रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब विकास ऑफिस से घर लौटता है। अरे वाह भैया, मुझे लगा कि आप तो इस बार भूल ही जाओगे। आपको पता है भाभी, भैया की जब भी सैलरी आती है तब भैया उन पैसों में से मेरे लिए ड्रेस लेकर आते हैं। और देखो, आज भी लेकर आए हैं। और नहीं तो क्या। अरे शादी हुई है तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन को भूल जाऊंगा क्या? ये देख, ये वाली ड्रेस मैंने तेरे लिए लाई है और ये पूजा के लिए लाई है। लेकिन भैया, मुझे तो ये भाभी वाली ड्रेस पसंद आई है। आप उनके लिए कितनी अच्छी ड्रेस लेकर आए हो। अरे नहीं चारो, मैंने तो तुम दोनों के लिए ही अच्छी से अच्छी ड्रेस पसंद की है। और वैसे भी तेरी भाभी अब शादीशुदा है, इसलिए मैंने उसके हिसाब से ही कपड़े लाए हैं। और तू तो अब कॉलेज जाती है ना, इसलिए मैंने तेरे लिए सिंपल सा ड्रेस लाया है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन कभी आप मेरे लिए ऐसी ड्रेस लेकर क्यों नहीं आए? वैसे भाभी, अगर मैं आपकी वाली ड्रेस ले लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? ये तो कैसी बातें कर रही है चारू? तेरी भाभी को बुरा क्यों लगेगा भला? वो तो बहुत अच्छी है। एक काम कर, तू ये दोनों ड्रेस ले ले। और रही बात बहू के लिए ड्रेस लाने की, तो विकास अगली बार लेकर आएगा। हाँ चारू, कोई बात नहीं, तुम ये दोनों ड्रेस रख सकती हो। थैंक यू सो मच भाभी, आप बेस्ट हो। फिर खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। आई एम रियली सॉरी पूजा, मुझे पता नहीं था कि चारू को तुम्हारी वाली ड्रेस पसंद आएगी। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। और सच कहूं तो मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ड्रेस चारू ने ले ली, क्योंकि वो तो मेरी बहन की तरह है। लेकिन आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था ना। मैं कुछ समझा नहीं पूजा। अरे अगर आप मेरे लिए कुछ ला रहे हो और उसे सबके सामने दिखाओगे तो वो चीज सबकी नजर में ही आएगी ना। अगर वही चीज आप मेरे लिए छुपा कर लाते तो मुझे मिल भी जाती। देखिए, मुझे ड्रेस का लालच नहीं है, लेकिन थोड़ा नजर से बचाकर लाते तो अच्छा रहता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। पर अगली बार से मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। ऐसे ही एक दिन, ये देखो विकास, मैंने हमारे कमरे के लिए कुछ डिजाइन सिलेक्ट किए हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। एक बार आप भी देख लो, फिर हम मिलकर डिजाइन फाइनल करेंगे। अरे बाबा, तुमने पसंद कर लिया ना, फिर मुझे देखने की क्या जरूरत है? जैसा तुम्हें ठीक लग रहा है वैसा ही करते हैं ना। सच में? लेकिन माची और चारू ने कुछ कहा तो? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा उनसे बात। थैंक यू सो मच विकास। देखना, अब हमारा कमरा बहुत सुंदर लगेगा। पूजा अब काफी खुश होती है और वो पेंटर को सब कुछ अच्छे से समझा देती है। सब कुछ हो गया है विकास, मैंने पेंटर को भी अच्छे से समझा दिया है। अच्छा हुआ जो आपने माची और चारू को सब पहले ही समझा दिया। और बस कमरा खाली करना है, फिर काम शुरू हो जाएगा। अरे बहू, मैंने कुछ लेबर को बोल दिया है, वो सामान खाली करवाने में हमारी मदद करवा देंगे। तब तक तुम दोनों ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। और मेरी एक सलाह मान,
जब कमरा तैयार हो जाए तभी देखना, क्योंकि अभी अच्छा नहीं लगता। तू नई नई बहू है और घर में काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी भी होगी, जिस कारण तुझे तकलीफ भी हो सकती है। और भाभी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। उनके रूम का काम अब शुरू हो जाता है और एक हफ्ते में उनका कमरा भी तैयार हो जाता है। फिर सुबह के समय जब पूजा अपने कमरे में आती है तभी, पर ये क्या, ये कमरा तो वैसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा जैसा मैंने इन लोगों को बताया था। इतना खराब डिजाइन किसने दिया पेंटर को? अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये हो गया रजत का टिफिन पैक। अरे ये क्या है अनुष्का, तूने रजत को टिफिन में ये पोहे क्यों दिए हैं? ये तो दोपहर तक एकदम ठंडे हो जाएंगे। हाँ तो रजत ऑफिस में उसे गर्म कर लेगा ना, उसके ऑफिस में ओवन भी तो है। लेकिन बहू, दोपहर के खाने में कोई पोहे खाता है क्या? तो उसके लिए कुछ और बना देती ना। ओफो माँ जी, अब आपका और पापा जी का तो व्रत है, और ऐसे में अब कुछ और बनाकर मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं? इसीलिए मैंने रजत के लिए पोहे बना दिए। और अब जब मैं पापा जी और आपके लिए दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी तभी वो खिचड़ी मैं भी खा लूंगी। तू भी ना, एक नंबर की आलसी है बहू, बस सारे काम कम करने के पीछे तुली होती है, जरा सी भी मेहनत नहीं होती तुझसे। देखिए माँ जी, अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको बेटे को भूखा रखा है। पोहे से पेट भी भरता है, और अगर एक दिन उसने पोहे खा भी लिया तो कोई आसमान नहीं टूटने वाला। वैसे भी मैं रोज उसके लिए अच्छा ही खाना बनाती हूँ। तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है, आखिर में तो वही करती है जो तुझे करना होता है। अब त्योहार आने वाले हैं, लेकिन तूने बस ऊपर ऊपर से सफाई की है, अंदर से तो अब भी कई जगह पर धूल जमी हुई है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ माँ जी, और मैं अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकती, इसीलिए जितना करती हूँ उतने में खुश रहो। वैसे भी असली सफाई तो मन की होती है, और इंसान को मन से अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं भी ये बात किसे बता रही हूँ, आप सबके मन में तो पहले से ही मैल है। इस तरह से अनुष्का अपनी सास मिथिला को सुनाकर वहां से चली जाती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब चंदन जी ने इस गधी लड़की का रिश्ता मेरे रजत के साथ पक्का किया। फिर एक दिन, उठ गया गर्भ बेटा, रुक जा, अभी चाय बनवाती हूँ तेरे लिए। हाँ माँ। अरे ओ अनुष्का, जल्दी से मेरे बेटे के लिए चाय नाश्ता बना दे। और गर्भ बेटा, तेरी सीए की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है माँ। आपका तो कोई फायदा नहीं है देवर जी। अरे जाकर अपने भैया के साथ दुकान संभालिए। ये सीए वगैरह की परीक्षा आपसे नहीं हो पाएगी। 26 साल के हो चुके हो आप, लेकिन अभी तक तो बस अपने माँ बाप और भैया के पैसों के सहारे हो। अनुष्का, ये तू क्या बकवास कर रही है? ये तेरा देवर है। हाँ जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही। अरे कब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे देवर जी? अब बस हो गया, अब पैसे कमाओ और घर में दे दो। तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू कमाकर नहीं खिलाती इसे, और तू खुद भी यहाँ पर अपने पति और हमारे सहारे पर है, इसीलिए ज्यादा मुंह मत चला। रहने दो ना माँ, क्यों खामखा बहस कर रही हो आप? सच कहने पर हर किसी को मिर्ची ही लगती है, अब क्या कर सकते हैं? इतना कहकर अनुष्का वहां से निकल लेती है। फिर एक रोज जब अनुष्का और मिथिला दोनों बाजार में खरीदारी करने जाती है तभी, अरे वाह सेल, मैं तो आज यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाऊंगी। खुशी के मारे अनुष्का उस दुकान में घुस जाती है, लेकिन भीड़ में फंसी हुई मिथिला अनुष्का को ढूंढ ही नहीं पाती और वो वहां पर खो जाती है। अरे नहीं,
हर एक दुकान में देखा। ये अनुष्का कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। इस बाजार में भी मैं पहली बार आई हूँ अनुष्का के साथ। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का अच्छे से खरीदारी कर लेती है और दुकान के बाहर आकर उसे याद आता है कि उसके साथ उसकी सास भी आई थी। ओ तेरे, सेल के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि माँ जी भी मेरे साथ आई है। अरे बाप रे, कहीं वो इतनी भीड़ में खो तो नहीं गई होगी ना? अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो घर वाले मेरे जान ही ले लेंगे। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल अनुष्का। फिर अनुष्का मिथिला को पूरे बाजार में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। और घर जाने के बाद वो अपने पति रजत और ससुर चंदन को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों भी बहुत घबरा जाते हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे गायब हो गई मिथिला? तूने ध्यान क्यों नहीं दिया उस पर? पापा जी, वहां पे बहुत भीड़ थी और मुझे लगा कि माँ जी तो मेरे पीछे ही है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये माँ भी ना एक जगह पर कभी रुकती भी नहीं। अरे तू अपनी माँ को क्या बोल रहा है? ये सब तेरी बीवी के लापरवाही का नतीजा है। ना जाने अब मिथिला कहाँ पर होगी। फिर रजत और चंदन मिथिला को ढूंढने निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो वहां पर आ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है मिथिला, जो तुम सही सलामत आ गई हो। बहुत मुश्किल से आई हूं मैं, वरना आज तो मैं भटक ही जाती। लेकिन ये सब इस बेवकूफ अनुष्का के कारण हुआ है। सेल देखी नहीं कि पागल हो गई और सब कुछ छोड़कर चली गई अंदर। मैं बाहर कुछ सामान देख रही थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन सी दुकान में घुसी है। और वहां पर तो हर दुकान में कितनी भीड़ लगी थी। ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? अरे आपको भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए ना। आप मेरे लिए वहां पर क्यों नहीं रुकी? आखिर आप हिली क्यों वहां से? तू तो अब चुप ही हो जा। मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया है। रजत, तेरी बीवी को कह दे, आजकल ये कुछ ज्यादा ही करने लगी है। अरे माँ, आज जाकर आप अनुष्का पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो? ये बेचारी तो आपको ढूंढ भी रही थी ना, लेकिन आप ही उसे कहीं नहीं मिली। अब आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो आपका इतना ध्यान रखा जाए। रजत, अपनी माँ से तमीज से बात कर। लेकिन पापा। बस रजत और अनुष्का बहू, अपनी जुबान और फालतू की हरकतों पर जरा लगाम लगा, वरना अच्छा नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सास से इज्जत से बात करो। वो तुम्हारी सहेली या पड़ोसन नहीं है, समझी कि नहीं? ठीक है पापा जी। फिर एक सुबह जब घर पर पड़ोसन ईश्वरी आती है, तभी अरे बस अनुष्का बेटा, सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता नहीं खाया जाएगा। मैं तो बस ये टोस्ट ही खा लेती हूँ। ठीक है काकी जी, वैसे मैंने आज सुबह उपमा भी बनाया है, वो भी दूँ आपको? बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे नहीं बेटी, ये टोस्ट ही बहुत है, तुम बैठो ना। जी काकी जी। और बता ईश्वरी, आजकल बहुत सच संवर कर निकलती है तू। आखिर क्या बात है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मिथिला, अब कभी कभार सच लेती हूँ। अरे माँ जी, ईश्वरी काकी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। इनकी और आपकी उम्र एक बराबर ही है, लेकिन उसके बाद भी ये कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, वॉक करने जाती है और एकदम सही से रहती है। और आप देखो, वही पुरानी साड़ी पहनकर दिन भर बस घर में डेरा जमा कर बैठती हो। क्या? और नहीं तो क्या माँ जी, एक जगह पर बैठने से एक दिन आप गुब्बारे जैसी हो जाओगी। ए अनुष्का, सुबह सुबह जब तू घोड़े बेचकर सोई होती है ना, तब मैं बाहर जाकर वॉक करके भी आती हूँ। और मेरे हिसाब से मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त है। और ये जो तू कुछ बोल रही है ना, वो सब अपने जीवन में लागू कर, तो उसमें तेरी ही भलाई होगी। हाँ अनुष्का, मिथिला तो हर रोज आती है पार्क में वॉक करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इस तरह से अनुष्का की बोलती बंद पड़ जाती है
वही मिथिला को अनुष्का की बात अच्छी नहीं लगती और ईश्वरी के जाने के बाद एक मौका नहीं छोड़ती ये मेरी बेइज्जती करने का। पता नहीं बहू है या दुश्मन। काश मुझे एक ऐसी बहू मिली होती जो मुझे प्यार और सम्मान देती, लेकिन यहाँ तो मेरे भाग ही फूटे हैं। ऐसे ही एक दिन जब मिथिला और चंदन दोनों मंदिर जाते हैं, तब वहां पर वो दोनों गर्व को एक लड़की के साथ देख लेते हैं। अरे बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? अरे माँ आप, वो माँ, ये बानी है। ये मेरी अच्छी सहेली है। हम बस ऐसे ही एक दूसरे को मिले और मंदिर आ गए दर्शन के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम दोनों क्लब डिस्को में जाने की उम्र में यहाँ मंदिर में आकर भगवान जी के दर्शन कर रहे हो। बहुत खूब बच्चों। लेकिन बेटा, तेरे सारे दोस्त तो घर आकर गए हैं, लेकिन तूने बानी को कभी घर बुलाया ही नहीं। ऐसा क्यों भला? वो पापा, दरअसल अंकल, गर्ग मुझे हर बार बुलाता है, लेकिन मैं ही हर बार उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जाता है ना, इसीलिए। हाँ पापा, बानी ने सही कहा। घर ऐसा ही है, तो अभी चलो ना। चलो, दर्शन करके अब घर जाकर हमें भी खाना खाना है, तो आज हम सब साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। लेकिन अंकल, दरअसल आज मेरा व्रत है, तो मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगी जो व्रत में खाया जाता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा और मिथिला का भी व्रत है, इसलिए घर पर व्रत का खाना तो पहले से ही बना हुआ है। अच्छा, वैसे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम व्रत भी रखती हो, वरना आजकल के नौजवान बच्चे बस हर 2 घंटे में बाहर का खाना ही खाते रहते हैं। भूख तो उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती। चलो, अब घर जाकर खाना खाते हैं। दरअसल बानी और गर्ग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने घर वालों को ये बात नहीं बताई होती। फिर बानी उनके साथ घर चली जाती है। तभी बानी को देखकर अनुष्का एकदम चकित रह जाती है। ये किसके कदम चले आ रहे हैं मेरे ससुराल में? नमस्ते भाभी, मैं बानी हूँ। मैं और गर्ग काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है? नमस्ते नमस्ते। अनुष्का, जाओ बेटा, जल्दी से सबके लिए खाना परोसो। और हाँ, व्रत के खाने के लिए आज तुमने जो भी बनाया है वही बानी को भी देना, क्योंकि आज उसका भी व्रत है। अच्छा ठीक है। अरे अनुष्का भाभी, आप ये सब अकेली कैसे करोगी? मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रुकिए। अरे नहीं बानी बेटा, मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं और तुमसे हम काम कैसे करा सकते हैं? ये क्या बोल रही है तेरी दोस्त बेटा? अरे रहने दो ना बानी, भाभी कर लेगी, वो तो हर रोज ही करती है। अरे बैठ जाओ बेटा, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर लेती हो, लेकिन अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भी ना। सच में बानी के आने के कारण अनुष्का को बहुत गुस्सा आने लगता है। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी भी ना एक ही मुलाकात में इस लड़की के प्रति कितना प्यार जताने लगे हैं। जो भी हो, लड़की तो बड़ी ही गुणी और संस्कारी लग रही है, लेकिन कहीं इसका और घर का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। मुझे इसका पता लगाना होगा। चंदन और मिथिला को बानी बहुत पसंद आती है और वो दोनों अब उसे अक्सर घर पर बुलाया करते हैं। फिर एक दिन, आंटी, ये तेल मैं खास आपके लिए लाई हूँ। मेरी नानी माँ बनाती है ये तेल, अब इससे मैं आपकी मालिश करूंगी। गर्ग मुझे फोन पर बता रहा था कि आपके घुटनों में 2 दिनों से बेहद दर्द हो रहा है, जिसके चलते आपको काफी परेशानी भी हो रही है। हाँ बेटा, बात तो सच है, लेकिन मैं तुझसे मालिश नहीं करवा सकती। अब ये क्या भला बात हुई? एक तरफ से तो आप ये कहती हो कि ये तुम्हारा भी घर है और तुम हमारी अपनी ही हो, और दूसरी तरफ से आप ये कहती हो कि मैं आपकी मालिश नहीं कर सकती। अब ऐसे कैसे चलेगा आंटी? इस तरह से बानी
मिथिला के घुटनों की मालिश करके ही रहती है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं बानी गव के माता पिता का दिल जीतती जाती है। फिर एक दिन, आज तो घर पर कोई नहीं है सिवाय देवर जी के। अब जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो देवर जी अकेले ही रहेंगे और अपनी चाल चलने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। फिर अनुष्का चुपके से गर्व का फोन लेती है और वो बानी को मैसेज करती है, जल्दी से घर पर आओ, माँ बुला रही है तुम्हें। अब देखना, जब बानी साहिबा ये मैसेज पढ़ेगी तब वो फौरन यहाँ पर चली आएगी और फिर दोनों जब एक साथ घर में अकेले रहेंगे तब आएगा असली मजा। और यही होता है। बानी वो मैसेज पढ़कर फौरन कर्व के घर पहुंच जाती है और तब तक अनुष्का भी घर से निकल चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तुम यहाँ पर? हाँ गर्व, लेकिन तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया है। वही अनुष्का आग में घी डालने के लिए मिथिला को कॉल करती है। हाँ अनुष्का, बोल। अरे माँ जी, ये देवर जी को क्या हो गया है? वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। कब से मैं बेल बजा रही हूँ और पड़ोसन तो ये बोल रही थी कि उसने किसी लड़की को देखा है अंदर जाते हुए। लगता है देवर जी बानी के साथ है अंदर। मैंने तो उन्हें फोन भी लगाया था, लेकिन उन्होंने तो फोन भी नहीं उठाया। क्या? अगर वो और बानी साथ में है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? और बानी तो हमारे सामने भी मिल सकती है उससे। फिर अकेले में बुलाने की क्या जरूरत थी? अब ये सब मुझे क्या पता माँ जी, आप ही देखिए अपनी सपूत की करतूतें। इस तरह से अनुष्का एक प्रकार से मिथिला को भड़का देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।